Good morning everyone, my name is Ankit and today we are going to discuss about drawbacks of कोलबर्ग moral development theory। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि कोलबर्ग की थ्योरी का जो थर्ड लेवल था वो क्या था और उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती थी और उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थी। आई होप जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा एंड जो ये थ्योरी है कोलबर्ग वाली ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। एंड आज हम जानेंगे कि उस थ्योरी के क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या लूप होल्स थे या फिर उस थ्योरी में क्या कमियां रह गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली कमी ये थी कि जो कोलबर्ग थे उन्होंने जिन भी लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे या जिन भी लोगों के ऊपर इंटरव्यूज़ किए थे वो जो सैम्पल साइज़ था वो जो लोग थे वो सारे के सारे मेल्स थे। और इस वजह से क्या हुआ कि जो फीमेल्स का पर्सपेक्टिव है या जो फीमेल्स की मोरालिटी है उसके बारे में तो पता ही नहीं लग पाया कि फ़ीमेल्स होती अगर उस कंडीशन में तो वो किस तरीके से सोचती है। आम तौर पर ये पाया जाता है कि जो हमारी मेंस की मोरालिटी होती है, जो आपके जो मेल्स होते हैं उनकी मोरालिटी कहीं ना कहीं फीमेल्स की मोरालिटी से बहुत डिफ़र करती है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो इसलिए जो कोलबर्ग की थ्योरी दूसरा ड्रॉबैक था वो ये था कि कोलबर्ग ने जिन भी लोगों को इंटरव्यू किया था या जिन भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे 20 साल से कम के थे। और जो हींस ने डिलेमा बताया था उसमें जो हींस था वो एक मैरिड पर्सन था, लेकिन मोस्टली जो लोग इंटरव्यू किए गए थे वो अनमैरिड थे। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग मैरिड नहीं हैं उनसे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में पूछना जिस सिचुएशन के बारे में एक मैरिड इंसान ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो इसलिए जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसके अंदर ये कमियां बताई जाती हैं और ये कमी बताई है आपको कैरोल गिलिगन ने। ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने इस कमी को जो कोलबर्ग की थ्योरी में है उसको आगे रखा। अगली जो कमी है वो ये है कि जो भी डिलेमास इस थ्योरी में यूज़ किए गए थे वो हाइपोथेटिकल हैं, मतलब कि इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं। ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में हार्डली ही कभी आती है। आप खुद से ही पूछो कि आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी फादर या मदर को एक किसी ड्रग की ज़रूरत हो और केमिस्ट उस ड्रग का 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर रहा हो। ऐसा हुआ है कभी? हार्डली ही कभी हुआ होगा, मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। तो इसलिए जो भी डिलेमास थे, जो भी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशंस थी वो एक तरह से पूरी की पूरी काल्पनिक थी, हाइपोथेटिकल थी। जो भी चीज़ें कोलबर्ग ने लड़कों से पूछी या जो उसकी सैंपल साइज़ था उससे पूछी वो कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं थी। हमारी जो अगली ड्रॉबैक है वो ये है कि जो हमारा मोरल जजमेंट होता है वो हमेशा हमारे मोरल बिहेवियर से कभी भी मैच नहीं करता। इसका बहुत ही एक नॉर्मल सा एग्जांपल जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, जैसे अगर आप लोगों से पूछेंगे अगर आप मेल से पूछेंगे, मोस्टली ऐसा होता है, इंडिया में तो ऐसे ही होता है कि अगर आपकी वाइफ शादी के बाद वर्क करे तो आप उसे अलाउ करोगे? तो सारे लोग मोस्टली लोग यही कहेंगे कि हम उसे अलाउ करेंगे। एंड जो आपके बॉयज़ होते हैं और जो गर्ल्स होते हैं वो इक्वल हैं, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल उस पर्सन की जिस पर्सन से आपने ये पूछा उसकी शादी की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं बायस्ड होता है। वो ये सोचता है कि हमारे घर में ऐसा पर्सन आए या मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि जो घर पर ही रहे या हाउसवाइफ बन के रहे और घर का ध्यान रखे। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा 100% ऐसा होता है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि लड़कियों से पूछा जाता है कि क्या आप ऐसे इंसान से शादी करना पसंद करेंगे जिसकी सैलरी आपसे कम हो? तो वो नॉर्मली अगर आप उनसे इंटरव्यू कर रहे हो तो अगर आप उनसे पूछते हैं तो वो कहेंगी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सब लोग बराबर हैं, पैसे से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन उनके सामने आती है तो वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट करती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मोरल बिहेवियर होता है ना वो खाली मोरालिटी से
अफेक्ट नहीं होता, वो और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं उनसे अफेक्ट होता है कि हमें उस सिचुएशन में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, प्लस हमारा कल्चर क्या कहता है या हमारे घर वालों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, वो क्या कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो मोरल बिहेवियर होता है उसको अफेक्ट करती हैं। इस वजह से हमारा मोरल जजमेंट हमेशा हमारे मोरल बिहेवियर के साथ मैच नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कोलबर्ग की थ्योरी का। वही बात, मोरल बिहेवियर इज़ अफेक्टेड बाय मैनी अदर्स फैक्टर टू अपार्ट फ्रॉम मोरल रीजनिंग, कि जो हमारा मोरल बिहेवियर है उसको निर्धारित करने का खाली मोरल रीजनिंग ही एक फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि कॉस्ट एंड बेनिफिट, उस सिचुएशन में फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, फैमिली और पीयर प्रेशर, या फिर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने बारे में सोचना, या फिर सोसाइटल इन्फ्लुएंस, सोसाइटी उस बारे में क्या सोचती है। जो अगला ड्रॉबैक है वो ये है कि जो भी हमारे स्टेजेस बताए हैं मोरालिटी के कोलबर्ग ने, वो ओवरलैप कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसकी एज है 35 एज है, तो उसकी जो मोरालिटी है वो तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाली ही होनी चाहिए हर कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो एक कंडीशन में अगर उसका कोई एम्प्लॉय है, उसकी कंपनी में कोई वर्क कर रहा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो उसके लिए बहुत सारा बोनस देता है। इस कंडीशन में वो अपने अमाउंट या अपने पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा और उसकी कंडीशन को यहाँ पर समझ रहा है, क्योंकि उसने उसके लिए वर्क किया है और वो उसके लिए बहुत सारा उसको पैसा कंपनसेशन के तौर पर दे रहा है। लेकिन वो ही पर्सन जब उसे एक कंपनी से डील करनी होती है, तो वो एक छोटे से अमाउंट के लिए भी नेगोशिएट कर रहा है, बहुत छोटे से अमाउंट के लिए, जो कि बहुत कम है कंपैरेटिवली देखा जाए तो, जो उसने मुआवजा दिया है अपने एम्प्लॉय को। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर बिजनेसमैन है वो दोनों स्टेज की करैक्टरिस्टिक्स सेम टाइम पर दिखा रहा है, जबकि कोलबर्ग ने बोला था कि जो हमारी मोरालिटी होती है वो विद द एज चेंज होती रहती है, हम एक स्टेज पर वापस दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर तो जो पर्सन है वो दोनों स्टेज की क्वालिटीज़ दिखा रहा है। जो कोलबर्ग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग एज के बॉयज़ को किसी एक टाइम पे स्टडी किया, उनसे वहाँ उनकी एज अलग अलग थी और उनसे वो हिंज डिलेमा पूछा और उनके रिस्पॉन्स जाने। लेकिन बेहतर ये होता कि वो सेम इंडिविजुअल्स को, कि वो कुछ लोगों को लेते और उन्हें स्टडी करते कि वो जो आपके मेल सैंपल्स हैं वो विद द टाइम उनकी मोरालिटी कैसे डेवलप हो रही है, कि उनकी मोरालिटी 5 साल में कैसी है, 10 साल में कैसी है, 15 में कैसी है और 20 साल में कैसी है और उससे ज़्यादा कैसी है एज बढ़ने पर, वो ज़्यादा बेटर होता। तो इस तरह की स्टडी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। जब हम सेम इंडिविजुअल्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। लेकिन जब हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जो कि कोलबर्ग ने की थी। तो बेटर ये होता कि जो आपके कोलबर्ग थे वो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी करते। एंड लास्ट वन इज़ इम्पैक्ट ऑफ कल्चर इज़ नेग्लेक्टेड। हमारे इंडिया में ज़्यादातर देखा गया है हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा हमारी मोरालिटी को अफेक्ट करता है। जैसे इंडिया में ये होता है कि हमें ये सिखाया जाता है कि दूसरों की लड़ाई में नहीं घुसना चाहिए, चाहे सामने वाले के साथ गलत हो रहा हो, चाहे किसी वूमेन के साथ गलत हो रहा हो, या किसी एल्डर पर्सन के या ओल्डर पर्सन के साथ गलत हो रहा हो। तो इस वजह से जो हमारी मोरालिटी है वो 5th और 6th स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हमारे कल्चर का इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर और हम उससे बिल्कुल भी बच नहीं सकते। ये वही एग्जांपल है कि अगर आपके सामने कोई ईव टीज कर रहा है तो आप उसे शायद ना रोको, क्योंकि आपके घर वालों ने बोला है कि दूसरों के लफड़ों में नहीं पड़ना या दूसरों के लड़ाई में नहीं घुसना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड अगर आपको कोई डाउट है इस थ्योरी से रिलेटेड तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।